levels of prevention. The onset of disease from examination point. Individual education, food fortification अब क्या होता है? Immunization. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss a very important topic, that is levels of prevention. अब लेवल ऑफ प्रिवेंशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी एक टॉपिक है एंड इसको हम नर्सिंग फाउंडेशंस में भी पढ़ते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. जब हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की बात करें, हम किस चीज को प्रिवेंट करने की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ हैंडीकैप टू द इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट लेवल्स. डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिजीज एक इंडिविजुअल को बहुत सारे तरीकों से इफेक्ट करती है, राइट? सो इफ इट इज अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल, हम उस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए 4 लेवल्स पे प्रिवेंशन कर सकते हैं. दैट इज प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड द फोर्थ वन इज टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन. अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन चारों लेवल ऑफ प्रिवेंशन को कि एट व्हाट थिंग दे आर एमिंग. कि अगर हम प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट प्रिवेंशन, व्हाट काइंड ऑफ प्रिवेंशन, राइट? सो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज प्रीमोडियल प्रिवेंशन. अब प्रीमोडियल प्रिवेंशन का लिटरल मीनिंग ये है कि अभी किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी डिजीज का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है. द डिजीज इज नॉट बीन स्टार्टेड इन एन इंडिविजुअल. हम किस चीज पे एम कर रहे हैं? हम एम कर रहे हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स उस डिजीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको लिमिट करें. ठीक है, अब बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे सपोज ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स. ठीक है, अब ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है, इसको हम समझने के लिए इसका एग्जांपल लेंगे. सो ओबेसिटी इज द कंडीशन व्हेन द BMI, which is the body mass index, which is more than 30 kgs per मीटर स्क्वायर. जब एक इंडिविजुअल का बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा या 30 से एक्सीड कर जाता है, तब एक इंडिविजुअल ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है. एंड ओबेसिटी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का एक बहुत बड़ा कॉज माना जाता है. ठीक है, तो जब हम प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द स्टेप्स टू रिड्यूस द रिस्क फैक्टर जो ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट करें. वी आर गोइंग टू prevent the onset of disease by decreasing risk factors. हम रिस्क फैक्टर्स पे एक्ट कराएंगे ताकि वो डिजीज कभी उस इंडिविजुअल में हो ही ना. अब रिस्क फैक्टर्स कैसे? अगर हम ओबेसिटी का ही क्लासिकल एग्जांपल लें, तो ओबेसिटी का कॉज क्या हो सकता है? क्या रिस्क फैक्टर है दैट कॉजेस ओबेसिटी इन इंडिविजुअल? एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर ईटिंग हैबिट्स कैन अल्टीमेटली लीड टू ओबेसिटी. तो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे हम क्या करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करेंगे, पेशेंट नहीं इंडिविजुअल का डाइटरी मैनेजमेंट अच्छा करेंगे ताकि वो कभी ओबेसिटी में लैंड अप ही ना हो. So we are going to aim at what? हम रिस्क फैक्टर्स पे एम आउट करेंगे ताकि इंडिविजुअल में वो डिजीज ना हो. एंड इसको करने के लिए what we need to do? We need to do two things. First is individual education. पहली इंडिविजुअल एजुकेशन एंड दूसरी मास एजुकेशन. अब प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो मोड ऑफ इंटरवेंशन आता है, that is ultimately individual and mass education. हम इस प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन को किस एज ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मानते हैं? We are taking it at the most benefit for the individuals जो अभी चाइल्ड हैं, जिनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत इजी है. हम बच्चों में ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे कि वो एक्टिव रहे, उनकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी हो, so that ultimately उनको कभी ओबेसिटी ना हो. ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. तो जब ओबेसिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की रिस्क को भी क्या कर देंगे? लिमिट आउट कर देंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रीमोडियल प्रिवेंशन. हम किस पर एम कर रहे हैं? हम रिस्क फैक्टर्स पे एम कर रहे हैं ताकि
एक इंडिविजुअल उस डिजीज कंडीशन से अफेक्टेड ना हो। दिस इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसका मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या होता है, इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। जब भी हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं, द बेस्ट मोड ऑफ इंटरवेंशन which is the cheapest, it is health education. Health education एक ऐसा measure है which is cheap, which is free of cost and it can educate the mass of people. सबसे ज्यादा किसी को अगर एजुकेट हम कर सकते हैं, we can educate them with the help of the health education. We can educate them about the dietary habits. हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि उनको कैसा लाइफस्टाइल रखना है, that ultimately हम उन रिस्क फैक्टर्स को ही रिड्यूस कर दें जो एक पर्टिकुलर डिजीज को कॉज आउट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जब भी आप प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें क्लियर कट ये लाइंस मेंशन्ड होती हैं दैट इन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वी आर टेकिंग द एक्शंस प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। प्रायर मींस बिफोर, डिजीज होने से पहले ही हम कुछ ऐसे एक्शंस ले लेंगे दैट वो डिजीज एक इंडिविजुअल में हो ही ना, रिमूविंग द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज विल एवर अकर। ठीक है, हम वो एक्शंस लेंगे डिजीज के ऑनसेट होने से पहले, सो दैट एक इंडिविजुअल में वो डिजीज का ऑनसेट ही ना हो। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। वी हैव two modes of intervention for the primary level of prevention, that is health promotion and specific protection. अब health promotion हम कैसे कर सकते हैं? We know that the females in India are suffering from anemia. अब उनको अनीमिया ना हो तो हम उनका हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। कैसे हो सकता है हेल्थ प्रमोशन? हेल्थ प्रमोशन कैन बी बाय फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन अब क्या होता है, जैसे राइस में विटामिन ए का फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितना उसमें वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसको एनहांस करना ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल फॉर द हेल्थ प्रमोशन। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारा क्लासिकल एग्जांपल आता है इम्यूनाइजेशन का। हम बहुत सारी डिजीजेस के लिए इम्यूनाइजेशन लेते हैं। ठीक है, तो उन सब डिजीजेस को प्रिवेंट हम कैसे कर रहे हैं? वी आर प्रिवेंटिंग देम बिफोर द ऑनसेट बाय स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन से अल्टीमेटली हम डिजीज का ऑनसेट ही प्रिवेंट कर रहे हैं। We are reducing the possibility that the disease will ever occur in the individual. किसी को चोट लगी, उसको हमने टेटनस का वैक्सीन दिलवाया, so we are doing the specific protection against the Clostridium tetani, ताकि अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल को टेटनस हो ही ना। तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली फॉर द मोड ऑफ इंटरवेंशन वी नीड द मास टूल ऑफ इम्यूनाइजेशन। अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर डिजीज इस पॉपुलेशन में हो ही ना, तो वी हैव टू गो फॉर इम्यूनाइजेशन ऑफ द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, जैसे डिप्थेरिया, पर्टूसिस, टेटनस, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। हमारे पास जितनी भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स में वैक्सीन अवेलेबल हैं, दे आर डूइंग व्हाट, वो डिजीज के ऑनसेट होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देंगे। या तो एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या फिर एक किल्ड वैक्सीन के थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम इवोक किया जाएगा, सो दैट अल्टीमेटली हमारे अंदर वो डिजीज ग्रो ही ना करे। दिस इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिमोडियल में क्या था, हम रिस्क फैक्टर्स का ही ऑनसेट खत्म कर रहे थे बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, बाय हेल्थ एजुकेशन। बट इन द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम वो सब नेसेसरी स्टेप्स लेंगे which are required to prevent the onset of a disease, ताकि डिजीज का ऑनसेट ही ना हो। इसलिए हम कौन से स्टेप्स लेंगे, the steps which are included in the primary level of prevention। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन। थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन है हमारे पास सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी इज एमिंग टू halt the process of disease, to stop the process of disease। अब सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे जब कोई इंडिविजुअल हमारे पास आया है,
अल्टीमेटली उन्हें डिजीज हो चुकी है, द इंडिविजुअल इज ऑलरेडी हैविंग अ डिजीज। हमारा क्या काम है कि उसके प्रोसेस को हॉल्ट कराना, उसे डायग्नोस करके उसे पर्टिकुलरली ट्रीट करना ताकि पेशेंट का प्रोग्नोसिस बेटर हो सके, राइट। सो इंडिविजुअल ऑलरेडी डिजीज से सफर कर रहा है, but we are aiming to halt the process of disease by doing what? By doing early diagnosis and specific treatment. अर्ली डायग्नोस करने का मतलब क्या होता है? जितनी जल्दी एक डिजीज, जितनी जल्दी एक बीमारी डायग्नोस होती है, उतना ही अच्छा उसका ट्रीटमेंट होता है एंड उतना ही बेटर उसमें प्रोग्नोसिस होता है। प्रोग्नोसिस मतलब हाउ वेल द इंडिविजुअल कैन रिकवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज इज डिफाइंड एज प्रोग्नोस्टिकेशन। किसी डिजीज का प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है एंड किसी का बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होता है, बट फॉर अ गुड प्रोग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस इज अ मस्ट। अब अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे पैप्समियर इज डन टू अर्ली डायग्नोज द सर्वाइकल कैंसर, है ना। सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डायग्नोज करने के लिए पैप्समियर किया जाता है। इट इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जब कोई चीज एक पर्टिकुलरली आपको डायग्नोज हो जाएगी तो हम उसको ट्रीट भी करेंगे। तो अल्टीमेटली जब एक चीज बहुत ही इनिशियल लेवल पे पकड़ी जाती है तो उसको हॉल्ट करना भी उतना ही इजी है। इट इज easy to halt a disease if it is diagnosed early. जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना हम जल्दी डिजीज के प्रोग्रेशन को रोक पाएंगे, उसको वहीं पे हॉल्ट कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वेयर इंडिविजुअल को डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है। हमारा एम क्या है कि हम उसके प्रोसेस को हॉल्ट करें, ठीक है। वी आर एमिंग टू हॉल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज बाय डूइंग व्हाट? by doing the early diagnosis and specific treatment. अब early diagnosis कैसे होगा? early diagnosis होगा when there will be mass screening, जब लोग regular body checkups के लिए जाएंगे, and specific treatment कब? जब हम educated, well educated healthcare professionals के पास जाके अपना treatment लेंगे, तभी वो specific treatment होगा। This is what comes under the secondary level of prevention. यहाँ पे हम disease को halt करना चाहते हैं। We are aiming to diagnose it, to treat it at a very initial stage. क्योंकि जितनी ज्यादा डिजीज प्रोग्रेस कर जाएगी उतना ज्यादा वो हमारे बॉडी सिस्टम्स को अफेक्ट करेगी। सो आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जिसे हम बोलते हैं टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है? इंडिविजुअल को डिजीज हो गई, डिजीज की वजह से कहीं ना कहीं उसको इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी होने का रिस्क है। तो हमारा एम क्या है? इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी को लिमिट कर, इम्पेयरमेंट को लिमिट करना, उसको डिसेबिलिटी को लिमिट करना एंड अल्टीमेटली पेशेंट को रिहेबिलिटेट कराना एंड टू हेल्प इंडिविजुअल्स रिहेबिलिटेट। हम क्या करना चाहते हैं? इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और डिजीज, बहुत सारे मल्टीपल टर्म्स आ गई, तो इनको पढ़ने के लिए वी विल डू व्हाट? हम इन चारों टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे। व्हाट इज बेसिकली अ डिजीज, व्हाट इज अ इम्पेयरमेंट, व्हाट इज अ डिसेबिलिटी एंड व्हाट इज अ हैंडीकैप। एंड सबसे ज्यादा एग्जाम्स में यही सीक्वेंस पूछा जाता है दैट फर्स्टली इंडिविजुअल विल हैव अ डिजीज, पहले डिजीज होती है, फिर इम्पेयरमेंट होती है, फिर डिसेबिलिटी होती है एंड देन अल्टीमेटली अगर हम इस प्रोसेस को हॉल्ट नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो इन चारों टर्म्स को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं डिजीज का। अब डिजीज जैसे सपोज अ पर्सन मेट विद अ एक्सीडेंट, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो उसको हम यहाँ पे ले लेंगे डिजीज। या फिर कोई ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो गया, कोई इंडिविजुअल किसी फैक्ट्री में काम करता था, वहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लग गई, मे बी एट द इन द आर्म, इन द हैंड, इन द फुट, वेयरसोएवर। तो हम मान के चलते हैं इंडिविजुअल मेट विद अ एक्सीडेंट, तो यहाँ पे एक्सीडेंट क्या है? डिजीज है। उसके बाद उसको इम्पेयरमेंट हुई। इम्पेयरमेंट क्या हुई?
कि हो सकता है उस एक्सीडेंट की वजह से देयर वाज अ लॉस ऑफ फुट, पेशेंट लॉस्ट हिज और हर फुट ड्यू टू दैट डिजीज। पेशेंट को क्या हुआ, इम्पेयरमेंट हो गई। तो इम्पेयरमेंट का वैसे लिटरल मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, कोई भी साइकोलॉजिकल फंक्शन का लॉस होना इम्पेयरमेंट कहलाता है। एंड ड्यू टू दैट एक्सीडेंट उस इंडिविजुअल की क्या हो गई, इम्पेयरमेंट हो गई, मे बी द लॉस ऑफ फुट, द पेशेंट लॉस हिज हर फुट। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, इम्पेयरमेंट हुई। इम्पेयरमेंट का मतलब कोई भी एनाटॉमिकल, कोई भी फिजियोलॉजिकल, कोई भी साइकोलॉजिकल लॉस हो गया किसी इंडिविजुअल का, जिसे हमने बोल दिया इम्पेयरमेंट। अब उस इम्पेयरमेंट की वजह से एक इंडिविजुअल डिसेबल हो गया। नाउ व्हाट इज डिसेबिलिटी? इफ वी कॉल द पर्सन एज डिसेबल, दैट मीन्स द इंडिविजुअल is not able to do activities of daily living. इंडिविजुअल अल्टीमेटली अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पा रहा है, जैसे कि वॉकिंग। तो डिसेबिलिटी क्या हुई, वॉकिंग। हियर इस सिनेरियो में डिसेबिलिटी क्या हुई, द पेशेंट इज हैविंग इनएबिलिटी टू वॉक, द पेशेंट इज हैविंग इनएबिलिटी टू वॉक, यहाँ पे वॉक आएगा। अब पेशेंट चल नहीं पा रहा है, एक इंडिविजुअल चल नहीं पा रहा है, तो अल्टीमेटली वो अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग नहीं कर पाएगा एंड वो दूसरों के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के बाद क्या आता है, नाउ द पेशेंट विल बी हैंडीकैप। अब हम हैंडीकैप कब बोलेंगे, जब एक इंडिविजुअल इस इम्पेयरमेंट की वजह से अपना सोशल रोल भी प्ले नहीं कर पाएगा। जब इस इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी की वजह से एक इंडिविजुअल अपना सोशल रोल भी प्ले नहीं कर पाता, तो तब हम इसे बोलते हैं दैट द इंडिविजुअल इज नाउ हैंडीकैप्ड। इंडिविजुअल क्या है, हैंडीकैप्ड है। तो यही प्रोग्रेशन होता है डिजीज का। अगर हम इसको सेकेंडरी लेवल पे रोक देते, मे बी टर्शियरी लेवल पे इंडिविजुअल लैंड अप ही ना होता। तो टर्शियरी लेवल पे आपको ये 4 चीजों का सीक्वेंस याद रखना है, दैट पहले डिजीज होती है, फिर इम्पेयरमेंट होती है, देन डिसेबिलिटी एंड लास्ट द हैंडीकैप। बट हमारा टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में और एक गोल है, दैट वी हैव टू रिहैबिलिटेट द इंडिविजुअल। हमारा काम क्या है कि अब उसको हैंडीकैप होके वी कैन नॉट से दैट योर लाइफ हैज कम टू एन एंड, नो। अब हम उस हैंडीकैप से इंडिविजुअल को जीना सिखाते हैं सो दैट वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाए। सो क्योंकि अगर लॉस ऑफ फुट हो गया है, दैट डजंट मीन द इंडिविजुअल इज नॉट being able to live, patient is not being able to live in a society where he has to fulfill certain tasks. तो उन टास्क को पूरा करने के लिए उनको रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज रिहैबिलिटेशन? रिहैबिलिटेशन मीन्स help the individual get back to normal life and do activities of daily living. अब इसी सिनेरियो में अगर किसी का फुट लॉस हो गया, वो चल नहीं पा रहा है, वो जॉब नहीं कर पा रहा है, तो हैंडीकैप का मतलब क्या था, ड्यू टू दैट इनएबिलिटी टू वॉक अल्टीमेटली पेशेंट की जॉब ही चली गई। अब पेशेंट अनएम्प्लॉयड है, तो उसका रिहैबिलिटेशन कैसे होगा? अब हम उसको रिहैबिलिटेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रच वॉकिंग, विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ प्रोस्थेटिक्स, ताकि अल्टीमेटली वो फुट लॉस से रिकवर कर पाए, दोबारा से चल पाए एंड वापस अपनी बैक टू नॉर्मल जॉब पे जा पाए। That is what we call as rehabilitation. And rehabilitation can be done like with crutch walking, या फिर use of prosthetics. Ultimately goal क्या है, ताकि वो अपनी normal life में वापस जा पाए। This is what we call as tertiary level of prevention.
तो आज के इस वीडियो में हमने प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन को डिस्कस किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इस पे कैसे तरह के एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू सर्टेन एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स देंगे वो, जैसे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। व्हेन वी आर डूइंग द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हम कौन से लेवल की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो पैप्समियर वगैरह लिया जाता है फॉर द अर्ली डायग्नोसिस, इट इज डन एट द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो क्रच वॉकिंग होती है, प्रोस्थेटिक्स यूज किए जाते हैं, ये टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे यूज करते हैं। This is all about this video. I hope this video was informational. Thank you.